स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव जी, परम वंदनीय माता जी के शुभ संरक्षण में वर्तमान में हमारी मार्गदर्शन तथा श्रद्धेय डॉक्टर कर्ण पंड्या जी, श्रद्धेय शैलबाला पंड्या जी और विशेष मार्गदर्शन आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी प्रकोष्ठ शांति कुंज के प्रमुख व आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा देवी और यहाँ पे उपस्थित सभी देव स्वरूपा भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, माताओं। आज का जो हमारा विषय है वो है बच्चों में अच्छी आदतें कैसे लाएं। तो अच्छी आदतें का मतलब क्या हुआ? अच्छी आदतें का मतलब है सद्वृत्ति का विकास, श्रेष्ठ संस्कारों का विकास, सद्गुणों का विकास। इसी को हम अच्छी आदतें कहते हैं। और ये आदतें इतनी सूक्ष्म होती है और कि ये हमारे जीवन को नियंत्रित करते हुए चली जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कब हम इसके इसमें चल पड़ रहे हैं, कब ये हमारे ऊपर नियंत्रण करके वो कार्य करवा देती है। अगर सही दिशा है तो बहुत श्रेष्ठ है, और अगर कोई गलत दिशा में कार्य करवा रही है तो फिर वो अनिष्ट अनिष्ट का रूप धारण करता है। तो इसलिए कहते हैं उत्कृष्ट गुण कर्म स्वभाव से बना हुआ व्यक्तित्व ही मनुष्य की वास्तविक पूंजी होती है। और इसीलिए बचपन में ही बच्चों के समग्र विकास के लिए अच्छी आदतें बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बचपन में ही सीखी आदतें जीवन भर साथ रहती है। ऐसी एक कहानी आती है अकबर बीरबल की। तो उसमें क्या होता है कि अकबर के सामने एक उनके ही कर्मचारी को उपस्थित किया गया, क्योंकि वो घूस लेता था। तो घूस लेने के अपराध में उसको उपस्थित किया गया। तो अकबर ने निर्णय लिया कि एक हम नया वो खोलेंगे डिपार्टमेंट जिसमें कोई भी घूस नहीं लेता है। तो बीरबल ने कहा ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है? तो उसने उस कर्मचारी को कहा कि तुम जाओ गंगा तट के किनारे, नदी के किनारे, और वहां पे जाके जितनी लहरें हैं उसको गिनो। सुबह से शाम तक तुम्हारा यही काम है, और कितनी लहरें वहां से गुजरती है उसका आंकड़ा आके मुझे देना पड़ा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको उस काम में लगा दिया। उस कर्मचारी ने उसी काम को करना प्रारंभ किया। काफी दिन बीते, समय बीते, साल बीते, रोज वो करता था, और वो जो भी लहरें गिनता था वो लाके जो भी रिपोर्ट थी वो राजा को देता था, अकबर को। एक दिन क्या हुआ कि वो लहरें गिन रहा था, और गिनते गिनते एक नाविक आया, और उसने नदी पे अपने नाव को उतारा और उस पार जाने लगा। तो उसको इतनी क्रोध आई, उसने बोला कि तू रुक जा, तूने ये क्या किया? मैं लहरें गिन रहा था और तूने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, अब मुझे फिर से गिनना पड़ेगा, तो इसका मुझे मुआवजा दे। तो उसने उससे उसका मुआवजा ले लिया। मतलब उसके जो संस्कार थे, जो पुराने दबे संस्कार थे घूस लेने के, फिर से जागृत हो गए। और फिर उसने क्या किया, उससे उसने वो पैसा ले लिया। तो ये क्या है, एक डिपार्टमेंट जो राजा ने खोला था कि जहाँ कोई घूस नहीं ले सकता है, वहां पे भी उसने घूस लेके दिखा दिया। तो ये क्या है, ये आदतें थी जो उसकी कहीं ना कहीं दबी पड़ी थी, और वो आदतें और वो जो संस्कार है वो फिर से जागृत हुए और वो काम करने लगा। तो इसीलिए श्रेष्ठ आदतें जो है बच्चे के अंदर डालना अति आवश्यक है। और आज वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि एक से एक प्रतिभावान व्यक्ति है, एक से एक धनवान व्यक्ति है, पर अगर उनके अंदर जो संस्कार है, अगर उनकी आदतें अगर निकृष्ट दिशा में है तो क्या है, तो क्या होता है, तो जैसे पागल इंसान के हम हाथ में अगर तलवार दे देंगे तो क्या करेगा वो पागल इंसान? चारों ओर तबाही तबाही मचाना प्रारंभ करेगा। तो इसी तरह जो प्रतिभाएं हैं, जो धन है, जो संपदाएं हैं, जो ऐसे व्यक्ति के हाथ में चली जाती है, और जब चली जाती है तो वहीं पर विनाश का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए जो बच्चों का जो समग्र विकास है वो जब बच्चे का जन्म हो, जन्म ही नहीं हो, जब बच्चा गर्भ अवस्था में हो तभी से ये प्रारंभ कर देना चाहिए। तो सद्गुणों के विकास का जो क्षेत्र है वो तीन माना गया है। पहले माता पिता का गोद है, सबसे पहला प्रथम है गर्भ अवस्था में ही ये प्रारंभ करना चाहिए, बल्कि गर्भ पूर्व तैयारी से ही ये प्रारंभ कर देना चाहिए। तो ये माता पिता के गोद में बच्चा बहुत कुछ सीखता है। और फिर उसके बाद इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो पति पत्नी है, जो माता पिता
उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, आपस में तालमेल अच्छा होना चाहिए, आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो जो भावी पीढ़ी है उसका निर्माण कर सके, उसको दिशा दे सके। तो दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, परम पूज्य गुरु जी ने इसके ऊपर सूत्र दिया हुआ है, दाम्पत्य जीवन के स्वर्णिम सूत्र। और अगर वो उतारते हैं वो लोग अपने जीवन में, माता पिता अपने जीवन में उतारते हैं, तो फिर क्या है कि जो परिवार है वो सर्वमयी बनता हुआ चला जाता है, क्योंकि जो परिवार है उसका नींव, उसका आधार जो है वो माता पिता ही होते हैं, वो ये दंपति ही होते हैं जो इस परिवार को आगे बढ़ाते हुए ले जाते हैं। और दूसरा क्रीड़ा स्थल क्या है, बच्चे के अंदर सद्गुणों का विकास का जो क्षेत्र है, वो दूसरा कौन सा है, वो परिवार है। तो परिवार के माध्यम से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, और इन्हीं के बीच में रहता है, इन्हीं को देखता है, और इन्हीं के जो गुणों को धारण करता है। और ये परिवार ही जो है वो समाजीकरण में मदद करता है। आगे जो है ये छोटा सा समाज, इसको मान लीजिए परिवार को, और फिर धीरे धीरे जब वो बच्चा समाज में उतरता है और स्कूल जाता है, तो फिर वो बच्चों से बहुत सारी चीजें सीखना प्रारंभ करता है। तो ये तीन क्षेत्र है सद्गुणों के विकास का, एक माता पिता की गोद है, दूसरा परिवार है, और तीसरा समाज है। तो जो बच्चा है उसका जो तीन स्तर है, उसके जो विकास का जो है वो तीन स्तर माना गया है। एक तो व्यक्तिगत जीवन, उसका खुद का जीवन है, और दूसरा पारिवारिक जीवन है, परिवार में जो उसके अंदर विकास का क्रम प्रारंभ होता है वो, और तीसरा जब वो समाज में जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो उसके उसको उसके व्यक्तिगत जीवन में उसको किस तरह से सद्गुण का समावेश उसके अंदर हो, तो ऐसे कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, तो जैसे कहानियों के माध्यम से और आदर्श दिनचर्या का पालन करके उसको सुसंस्कारित बनाया जा सकता है। दूसरा पारिवारिकता आ गई। अब पूरे परिवार को, उसमें कितने सारे सदस्य होते हैं, दादा होते हैं, दादी होती है, नाना नानी भी होती हैं, ताई ताऊ जी, चाचा जी, चाची जी, मामा मामी, इतने सारे परिवार में इतने सारे सदस्य होते हैं। तो पूरे के पूरे परिवार को सुसंस्कारित अगर है परिवार, तो ही बच्चा सुसंस्कारित बनता है। तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने परिवार को सुसंस्कारित बनाने के लिए पंचशील बनाए। तो अब ये पंचशील क्या है, हम लोग आगे देखेंगे। और संस्कारों का जो परंपरा है वो उन्होंने बनाया है। संस्कारों के माध्यम से परिवार को सुसंस्कृत कैसे बनाया जाए, समय समय पे संस्कार जो करवाए जाते हैं बच्चों के, उसके जन्म से लेके नामकरण संस्कार से लेके अन्नप्राशन, विद्यारंभ संस्कार, मुंडन संस्कार, ये सारे जो संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार, इसके माध्यम से दिशाएं दी जाती है। बच्चा तो छोटा सा है, बच्चा एक माध्यम है, पर दिशाएं किसके लिए है, ये दिशाएं परिवार के लिए है, परिवार के सदस्यों के लिए, कि अब ये महत्वपूर्ण मोड़ है, अब आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो ये क्या है, संस्कारों की परंपरा के माध्यम से जो हमारे ऋषियों ने दिशा देने का प्रयास किया है परिवार के लोगों को, कि ये महत्वपूर्ण मोड़ है, अगर इसमें आप लोग वो चीज, वो दिशाएं अपनाते हैं, तो जो जीवन है वो धन्य बनता हुआ चला जाएगा, और लक्ष्य जिस उद्देश्य से उस जीवात्मा का जन्म हुआ है, उस उद्देश्य की ओर वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से परिवार को संस्कारित बनाने के लिए एक पंचशील है, दूसरा दूसरा संस्कारों की परंपरा बनाई गई है। अब समाज को सुसंस्कारित बनाना है, सद्वृत्तियों का बीजारोपण करना है, तो किस तरह से करेंगे, तो पर्व त्योहार, महापुरुषों की जयंती के माध्यम से हम समाज को दिशा दे सकते हैं। तो ये क्या है, पूरा का पूरा ये एक ढांचा है, जिसमें एक बच्चे का जो निर्माण है ये पूरे के पूरे ढांचा में होता है। एक उसका खुद का व्यक्तिगत स्तर है, दूसरा पारिवारिकता है, और तीसरा सामाजिकता है। तो ये तीन स्तर है, और तीनों स्तर को सुसंस्कृत और सद्वृत्तियों का बीजारोपण करने के लिए हमारे ऋषि सत्ताओं ने, परम पूज्य गुरुदेव जी ने कुछ विभिन्न माध्यम बनाए, जिस माध्यम से ये कार्य किया जा सकता है। तो बच्चा क्या है, बच्चे में जो अच्छी आदतें तो का जो विकास होता है वो आसपास के वातावरण को देख के होता है। बच्चा अपने बड़ों का अवलोकन करता है, और उनकी नकल करने का प्रयास करता है, उनको अपने जो देखता है सुनता है वैसा ही उसके विचार और भावनाएं हो जाती हैं, और वैसा ही वो कार्य प्रारंभ करता हुआ चला जाता है। अगर विचार और भावनाएं सकारात्मक दिशा में है, तो फिर उसका जो विकास है वो सकारात्मक दिशा में चलता हुआ चला जाता है।
वो आत्मबल का धनी बनता हुआ चला जाता है, खुश मिजाज बनता हुआ चला जाता है, और एक सफल व्यक्तित्व के रूप में वो उभर के निखर के आता है। तो अच्छी आदतें बच्चों में आत्मबल जगाती है, वे खुश मिजाज और आत्मविश्वासी बनते हैं। इससे उनका व्यक्तित्व निखरता है, एक सफल व्यक्तित्व बनने में उन्हें मदद मिलती है। तो इस तरह से ये अच्छी आदतें जो है बच्चों के ऊपर प्रभाव डालती है। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके ही किस तरह से हम बच्चों को अंदर अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार, सद्वृत्तियों का बीजारोपण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिवार से लेते हैं, क्योंकि परिवार जो है वो आधार है व्यक्ति निर्माण का और समाज निर्माण का। छोटे छोटे परिवार मिलके ही समाज बनते हैं, और जो भावी पीढ़ी का निर्माण है इस परिवार में ही संभव हो पाता है। तो इसीलिए हम लोग पहले ये देखते हैं कि परिवार को कैसे हम लोग सुसंस्कारित बना सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, पंचशील के माध्यम से हम परिवार को सुसंस्कारी बना सकते हैं। यह यह पांच मुख्य सद्वृत्ति है। पंचशील मतलब पांच नियम है, पांच सद्वृत्ति है, जो अगर परिवार अपने जीवन में उतारता है तो कई गुणों का जो है कई गुणों का जो खजाना है उसका वो मालिक बन सकता है। कई गुण उसके अंदर विकसित हो सकते हैं उस परिवार के अंदर। तो कैसे, सिर्फ और सिर्फ ये पांच नियम का अगर वो पालन कर ले, पांच मुख्य सद्वृत्ति को अपने परिवार में उतार ले, तो फिर ये कार्य संभव हो सकता है। और इन्हें इन्हें अपनाने से ही व्यक्ति, परिवार, समाज को जो उन विकृति है, जो विकृतियां हैं, उनसे बचाया जा सकता है और लाभ लिया जा सकता है। जिस प्रकार शरीर, वस्त्र, बर्तन, उपकरण, मकान, फर्श आदि को हम लोग नित्य सफाई करते हैं, उसी प्रकार जो ये परिवार है, उनके सदस्यों के मनों में जमने वाले नित्य जो कुवृत्तियां हैं, जो मैल है, उसको दैनिक सफाई किया जा सकता है इस पंचशील के माध्यम से, इस पांच नियम के माध्यम से। इसके माध्यम से स्वस्थ शरीर, प्रखर पैनी बुद्धि एवं दिव्य गुणों से संपन्न प्रसन्न अंतःकरण को हम लोग विकसित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो पांच दिव्य गुण क्या है। एक तो सबसे पहले है सुव्यवस्था, स्वच्छता। दूसरा है श्रमशीलता। तीसरा है सहयोग एवं उदार सहकारिता। चौथा है शिष्टता, और पांचवा है मितव्ययिता। तो ये पांच गुण हैं जो अगर परिवार अपने जीवन में उतारता तो फिर उसका जीवन संस्कारित, उसका जो परिवार है वो संस्कारित होता हुआ चला जाता है। तो अब हम लोग एक एक करके देख सकते हैं, देखते हैं कि किस तरह जब बच्चे का जन्म होता है तभी से हम इन पांच जो गुण हैं उसके अंदर विकसित कर सकते हैं, जन्म लेते हैं बच्चे के अंदर। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको हमने क्या किया हुआ है। हाँ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। साउंड को कम करो। अभी सुनाई दे रहा है? इसमें कुछ नहीं, इसमें नजदीक ही कर सकते हैं। अभी सुनाई दे रहा है? उनको अपना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कहिए, क्योंकि एक ही की तरफ से आया है ऐसा, बाकी लोगों हाँ, को तो ठीक सुनाई दे ठीक रहा है। सुनाई दे रहा हाँ, है, तो ठीक सबसे पहले, सुनाई। हाँ ठीक ठीक। सुनाई दे रहा है। अभी सबसे पहला जो है वो हम लोग देखते हैं सुव्यवस्था एवं स्वच्छता। जो सज्जनता की पहली निशानी स्वच्छता एवं योग्यता एवं प्रतिभा की पहली शर्त जो है वो सुव्यवस्था है। तो जो सुव्यवस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। इसमें क्या है कि सुव्यवस्था और स्वच्छता जो गुण है वो इतना महत्वपूर्ण है कि एक इसमें एक सच्ची घटना आती है कि एडिसन का नाम सब लोगों ने सुना ही होगा, एक वैज्ञानिक रहे हैं वो। और बचपन से ही उन्हें विज्ञान बनने का बड़ा ही रुचि था, शौक था। तो उनकी माता ने देखा कि मेरे बेटे को तो वैज्ञानिक बनना है, और उनकी आर्थिक जो आर्थिक व्यवस्था थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, गरीब गरीब स्तर के लोग थे वो लोग। तो उनकी माँ ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को एक वैज्ञानिक के पास नौकरी करवा दूं, उनके पास रखूं, तो ताकि कुछ ना कुछ उनको देख के वो सीख सकता है। तो माँ क्या ने सोचा, किसी किसी वैज्ञानिक के पास ले चलते हैं। और फिर वो उनके उस वैज्ञानिक के पास उनको लेके गई। तो उस वैज्ञानिक ने क्या क्या कहा, उस बच्चे को क्या किया कि उस बच्चे को बोला कि तुम ये जो पूरा का पूरा जो ये स्थान है इसको अच्छी तरह से साफ कर दो,
और ये झाड़ू है यहाँ, ये झाड़ू ले लो, इसकी पूरी पूरी सफाई कर दो। तो उस बच्चे, छोटे से बच्चे ने क्या किया कि सबका सब जो था हर जगह सफाई की, और जो जितनी भी गंदगियां थी उसको हटाई, हर चीज को सुव्यवस्थित रखा, और बहुत ही शानदार जगह उस जगह को बना दिया। जब उस वैज्ञानिक लौटा, देखा उसने, उसको बड़ा अच्छा लगा, बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा और इतना अच्छा हर चीज को स्वच्छ करके सुव्यवस्थित बना दिया। तो फिर उसने कहा कि अब मैं इसको अपने पास ही रखूंगा, क्योंकि क्योंकि ये जो है, ये बालक में वैज्ञानिक बनने के गुण हैं। और उन्होंने उसको, उनके माता से कहा कि ये इसे आप मेरे पास छोड़ दीजिए, यह वैज्ञानिक जरूर बन जाएगा, क्योंकि लिए सफाई और व्यवस्था से मनुष्य में के व्यक्तित्व के विकास की क्षमता बढ़ती है, और उसी से उसके स्तर का पता लग जाता है। तो ऐसा ही हुआ आगे चल के, जो ये बच्चा है वो वैज्ञानिक बना, एडिसन नाम का वैज्ञानिक बना। तो क्या है, ये छोटे से गुण हैं, दिखने में छोटी सी चीज लगती है, पर ये सुसंस्कार का बीजारोपण जो करती है, तो बच्चा बड़े होके एक महान व्यक्तित्व वाला बन जाता है, जैसे एडिसन बन गया। तो इसीलिए ये भावनाएं बच्चे के अंदर विकसित करनी चाहिए। तो सुव्यवस्था क्या है, भावना और आदतों में नियंत्रण करता है। कैसे करता है कि जब हम लोग हर चीज, सबसे पहले हम लोग दिनचर्या ले लेते हैं। अगर हमारी दिनचर्या सुव्यवस्थित है, नियमित है और निरंतर है, तो इसके माध्यम से क्या है कि आदतों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज, हर चीज का जब हम समय नियुक्त कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो फिर उसी आधार पे हमारा शरीर भी चलने लगता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो सर्गेडियन साइकिल है, जो जैविक घड़ी है, वो उसी आधार पे कार्य करने लगता है। मान लीजिए आपका भोजन का समय 12 बजे का है, तो ठीक उसी समय आपको भूख लगेगी। मान लीजिए आपके शयन करने का समय जो है रात को 10 बजे है, तो ठीक उसी समय नींद आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि लिए जो हमारा शरीर है वो हमारी मदद कर रहा है। कैसे कर रहा है? जैसे भोजन करने का समय आपका 12 बजे का है, तो वो ग्रेलिन नाम का जो भूख वाला हार्मोन है, हंगर हार्मोन है, उसको स्रावित करने लगता है। अब आपके सोने का समय 10 बजे का है, तो क्या करेगा? नींद वाला हार्मोन स्रावित करने लगेगा, मेलाटोनिन हार्मोन, और फिर इंसान को नींद आने लगती है। तो ये सब के सब कैसे चल रहा है? ये सर्गेडियन साइकिल से चल रहा है। और ये क्या है, फिर धीरे धीरे वो चीज, जो जो जिस समय जो क्रियाओं का समय आता है, शरीर वैसे वैसे मदद करता हुआ चला जाता है। तो ठीक इसी तरह से जब हमारी दिनचर्या सुव्यवस्थित होती चली जाती है, तो वैसा ही हमारा शरीर, हमारी जो जैविक जो घड़ी है, वो हमारी मदद करता हुआ चला जाता है। तो इससे क्या है कि बच्चे के रोने का कारण पता चलने लगता है। और ये क्यों रोने वाला है बच्चा, थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ा होने लगता है, तो इससे पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लगी, क्योंकि उसके अभी दूध पीने का समय आ गया है। तो इससे माँ को ये पता चल जाता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बच्चा रोता रहता है, माँ को यही नहीं पता चलता है कि बच्चा रो क्यों रहा है। तो इससे क्या है कि बच्चे के अति रोने के कारण क्या है कि बच्चे के भावनात्मक और जो विकास है, या कहीं ना कहीं उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, मानसिक और भावनात्मक विकास में उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए जो है, अगर दिनचर्या सुव्यवस्थित या नियमित है, निरंतर है, तो बच्चे के रोने का कारण बच्चा पता चलेगा। बच्चे का जो स्वभाव है वो सुंदर बनता हुआ चला जाएगा, क्योंकि लिए उसका हर समय जो भी कार्य है वो समय पर होता हुआ चला जा रहा है। माँ की नींद भी खराब नहीं होगी, क्योंकि माँ को पता चल जाएगा कि बच्चे का किस समय में क्या करना है। और बच्चा क्या है, फिर इससे सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनेगा। और आत्म संयम का विकास उसके अंदर होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि समय समय पे वो कार्य होता हुआ चला जा रहा है। और जो भी आप नियम बनाए, जो माता पिता है जो भी नियम बनाए, वो नियम को शिथिल ना होने दे। जैसा नियम आपने बनाया है आपको ही चलना है, क्योंकि बच्चा जो है वो अभी छोटा है। आप सांचा है, बच्चा आपके अनुसार ढलता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए आपको नियम शिथिल ना होने पाए, ऐसे नियम बनाइए। और वातावरण, ऐसा वातावरण बनाइए कि बच्चा वो काम करने लगे। प्रेरणा एवं प्रेरक वातावरण को तैयार कीजिए।
बच्चों को जो वांछित कार्य समय पर करने की प्रेरणा देता हो, और इसके लिए एक अनुकूल और प्रेरक वातावरण तैयार करना। जैसे खेल के समय है तो खिलौना जो है उसके आसपास रख दीजिए, और उसके अगर कोई साथी है तो उसके साथी के साथ उसके साथियों को बुला लीजिए। तो इस तरह से खेल का माहौल बना सकते हैं। सोने का समय है तो कमरे को थोड़ा सा अंधकार में कर दीजिए, और शांत, और एक अच्छा सा गीत लगा दीजिए जिसको सुनते सुनते वो सो जाए। या गर्भ अवस्था में कोई गीत ऐसा आपने सुना हो जिसको आप सुन के सोते हो, तो वो भी गीत आप लगा सकते हैं। इससे क्या है कि बच्चे को पता चल जाएगा कि अभी मुझे शयन के निद्रा के गोद में जाना है। कि भोजन के समय में भी आप वैसा ही वातावरण बना सकते हैं। पढ़ाई के समय में वैसा वातावरण बना सकते हैं जहाँ पे उसका पढ़ाई का स्थान है, जहाँ पे किताबें रखी हैं, तो वहाँ पे बच्चे को ये, तो इस तरह से क्या है कि वातावरण बनाने से बच्चे का उस कार्य में मन लगने लगेगा। तो फिर इस तरह से अब हम लोग ने देखा कि जो सुव्यवस्था है, अभी हमने देखा आदर्श दिनचर्या की जो व्यवस्था है वो किस तरह से बच्चे को के अंदर संस्कार डालती है सुव्यवस्था की। अब हम लोग देखेंगे कि आदर्श दिनचर्या क्या होनी चाहिए जन्म से 3 माह के बच्चों का, 3 माह से 1 वर्ष के बच्चों का, और 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों का। तो जन्म लेता हुआ बच्चा क्या है कि दूध ही पीता है और सोता रहता है। पर ये कहते हैं कि उसी वक्त संस्कारों का जो बीजारोपण है उसी वक्त से उसके अंदर प्रारंभ हो जाता है। तो निश्चित समय पे दूध पिलाए, दिन के दौरान हर 2-3 घंटे में उसे दूध पिलाए, जगाने का समय निश्चित करे, कोशिश करे। ये जरूरी नहीं कि जन्म लेते बच्चे के अंदर वो संस्कार बैठ ही जाएंगे, पर आपको कोशिश करना है। और आपको एक सकारात्मक जो है अप्रोच जो है आपका सकारात्मक हो। जागने का समय निश्चित करें, हर सुबह एक ही समय पर जगाने का प्रयास करें। शौच करवाएं, दूध पिलाएं, रात में जल्दी सुलाएं। लगभग 6 सप्ताह से 9 सप्ताह तक बच्चे को शाम के वक्त 7 से 8 बजे के बीच में सुला दें। भोजन गतिविधि नींद का समय निश्चित करें, जिससे क्या है कि शिशु को बेहतर और लंबी नींद लेने में मदद मिलेगी। और दिन और रात से अवगत करवाएं, क्योंकि छोटे बच्चे को ये मालूम ही नहीं होता है कि दिन क्या है रात क्या है। उसे ये सब चीज का कोई ज्ञान नहीं रहता है, तो जन्म से बच्चा दिन रात का अंतर नहीं कर पाता है। शोध के अनुसार 9 सप्ताह तक मेलाटोनिन हार्मोन्स और 11 सप्ताह की उम्र तक सर्गेडियन जीन का निर्माण नहीं हुआ रहता। सर्गेडियन जीन मतलब जिससे बच्चा ये समझ सके दिन है कि रात है, ये सब इसका निर्माण नहीं हुआ रहता है, तो इसीलिए वो ये चीज नहीं समझ पाता है। और इसीलिए इतना समय लगता ही लगता है उसके अंदर जो दिनचर्या को सुव्यवस्थित करने के लिए। कम से कम आप लेके चलिए कि 11 सप्ताह तो लगेगा ही लगेगा कि बच्चा जो है जो आपके बनाए हुए दिनचर्या पे चल सके। तो उसको दिन में प्राकृतिक धूप और ताजी हवा में बाहर निकालिए। रात के समय में जो है रात के समय में भी आप थोड़ा सा बाहर निकाल सकते हैं। कमरे में सन्नाटा और अंधेरा रखकर उसको एक शयन गीत सुना के उसको सुला सकते हैं। सुबह जागरण गीत सुना के उसको उठा सकते हैं। तो इस तरह से ये जन्म से लेके 3 माह तक के बच्चों का जो आदर्श दिनचर्या है, तो 3 माह कम से कम लग जाता है बच्चे को उस दिनचर्या में ढलने के लिए। तो आप प्रयासरत रहिए, और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। और जरूरी नहीं है जो आपने दिनचर्या बनाया है बच्चा उस पर चल ही पाए, पर आपको अपना प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अब 3 माह से 1 वर्ष के बच्चों की आदर्श दिनचर्या क्या होनी चाहिए, तो ये कुछ इस तरह से है, कुछ एक हम लोगों ने बनाया है। तो वो आप लोग उसमें कर सकते हैं, अपने हिसाब से टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं। जैसे जल्दी सोना और उठना, कोई अच्छे से गीत लगा के उसको सुला सकते हैं, अच्छे से गीत लगा के उसको उठा सकते हैं। तो जो भी गीत लगा रहे हैं, जो भी प्रार्थना लगा रहे हैं, तो वो आपका रोज वही लगना चाहिए, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ अब ये गीत बज रहा है, ये प्रार्थना बज रहा है, अब मेरा जागने का समय है या सोने का समय है। सुबह उठते ही उसको पॉटी करवाइए, जागरण गीत बजाइए। उसके अलावा दूध पिलाने और व्यायाम का समय आ जाता है, तो गायत्री मंत्र या मधुर गीत के माध्यम से उसको दूध पिलाइए। और जब वो अगर वो 6 महीने का हो गया है तो उसके बाद उसका पूरक आहार एवं पौष्टिक आहार भी आप उसको दे सकते हैं। और खेलने का समय निश्चित कर दीजिए, जो भी बच्चे के खेलने का समय है, या तो पालने में खेले या भूमि पर खेले, कहीं पे भी खेलना, जहाँ भी बच्चा खेलना चाहे वहां पे उसको खेलने दीजिए। और उसके बाद दोपहर के 10 बजे के करीब
जैसे थोड़ा सा सूरज निकल जाए, तो उस समय उपटन या तेल मालिश, मसाज कर सकते हैं। और उसके बाद सिर में भी तेल लगाकर उसका पूरा का पूरा मसाज करवाइए। और इसमें एक विशेष ध्यान देना है कि आंखों में काजल ना लगाइए, क्योंकि आंखों में काजल लगाने से उसकी आंखें खराब हो सकती हैं। आंखों को साफ रखिए, कान और नाक में तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो ये सब चीज का, छोटी छोटी चीजें हैं जो होती रहती हैं हमारे भारत देश में, तो उसको, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और बच्चों का स्नान का जो समय निश्चित कर दीजिए, और मालिश जैसे ही उसकी खत्म हो उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको स्नान आप करवा सकते हैं। और ये मध्यकालीन अब दिनचर्या है, वो प्रातःकालीन दिनचर्या थी। मध्यकालीन दिनचर्या में स्नान के बाद बच्चे को दूध पिला के और उसके बाद उसको सुला दीजिए, और लोरी या संगीत सुना के अच्छी से उसको सुला सकते हैं। बच्चा शांतिपूर्वक निद्रा की गोद में चला जाता है। उसके बाद बच्चे का जागरण गीत के द्वारा समय निश्चित करें। तो ये सारी चीजें हैं। ये क्या है, ये मध्यकालीन दिनचर्या है। उसके बाद सायंकालीन दिनचर्या और रात्रिकालीन दिनचर्या में क्या है कि शाम को फिर से जब बच्चा सो के उठता है तो उसको पेशाब करवाना है, और उसे उठाकर सुस्ताकर उसको पेशाब करवाए। और शाम को निश्चित समय पर दूध पिलाए, जो भी समय आपने निश्चित किया उस समय पे दूध पिलाए। और बच्चे को फिर घूमने ले जाए शाम के 5:30 बजे के मौसम के अनुसार, जो भी मौसम है उसके अनुसार आप बच्चे को घुमाने ले जा सकते हैं। और हर चीज बच्चे को दिखाइए, प्रकृति में क्या क्या चल रहा है, चिड़िया कैसे बोलती है, पेड़ पौधों को दिखाइए, आसपास की चीजों को दिखाइए, उसको उसको अवगत करवाइए उससे। और शाम में खेल का समय उसका निश्चित कर दीजिए। तो जो भी आप समय निश्चित करते हैं 6:30 से 7 बजे, जो भी खेल, उसी समय पे बच्चे को तो माहौल बनाइए, खेल का खिलौना वगैरह दीजिए। और रात में दूध पिला के, कहानियां अच्छी अच्छी सुना के, शयन गीत सुना के, लोरी सुना के, फिर उसको वैसा ही वातावरण बना के फिर उसको सुला दीजिए। तो इस तरह से ये है 3 से 1 वर्ष के बच्चों का। और 1 वर्ष के बाद फिर जो हमारी आदर्श दिनचर्या चार्ट है, फिर उसको आप दे सकते हैं। बच्चा बड़ा हो जाता है, अब वो समझ सकता है कि अब क्या है। तो प्रातःकालीन सूर्योदय से पूर्व उठना, जो आपने जन्म लेते ही बच्चे के अंदर डालने का प्रयास किया। हस्त दर्शन करना, हस्त दर्शन क्यों करना चाहिए बच्चे को आप समझाइए। भगवान को प्रणाम करना, धरती माता को प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना, गुनगुना पानी पीना, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं हैं क्या है, ये आदर्श क्रियाएं हैं। और जब बच्चे के जीवन में ये उतरती है तो ये क्या है, संस्कारों का बीजारोपण करती है। और धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो वही संस्कार वो फिर फलीभूत होते हैं, वातावरण मिलता है, तो वैसा ही बच्चा करने लगता है। जैसे धरती माता को बचपन से ही वो प्रणाम कर रहा है, तो बड़े होके बच्चे के अंदर वो पीड़ा होती है माता के लिए, धरती माता के लिए, कि देखो धरती माता कहीं पे भी नल खुला देखता है तो उसको बंद करने के लिए दौड़ता है, पेड़ लगाता है। या तो जो है कहीं कूड़ा करकट फेंका है तो उसको वो साफ करने के लिए भागता है कि अरे मेरी धरती माता को लोगों ने गंदा करते, तो इस तरीके की पीड़ा उसके मन में आने लगती है। तो ये क्या है कि ये छोटा सा जो क्रिया है, वो उसका उसके वो जो क्रिया है वो उसके अंदर जो संस्कारों का बीजारोपण करती हुई चली गई, और ये पता भी नहीं चला कि कब उसके अंदर संस्कारों का बीजारोपण हो गया। तो ये सारी की सारी जो आदर्श क्रिया है, ये है तो यहाँ पे बच्चों के लिए दिया है, पर ये माँ बाप को करना है। जब वो माँ बाप को करते देखेगा तब वो खुद करेगा। तो ये सारी की सारी क्रियाएं, ये आदर्श दिनचर्या चार्ट है, जिसको बच्चे को दे सकते हैं। 1 से 5 साल के बच्चों के लिए आदर्श दिनचर्या चार्ट है। तो कुछ एक्टिविटीज बच्चे को करवा सकते हैं। जैसे ये बच्चों को सुव्यवस्था सिखानी है तो ये कुछ खेल है, इसको आप खुद भी घर पे बना सकते हैं और बच्चे को खिला सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ये सुव्यवस्था की ओर ले जाती है। तो इस तरह से इन्होंने देखिए ये खेल बनाया है खुद से। तो एक ही रंग के, जो एक कैरेट है, गाजर है, उसको निकालेगी, बच्चे को कहेगी कि एक ही रंग का निकालो, तो बच्चा निकालने का प्रयास करेगा। उससे क्या है, उसको कलर्स का, शेप का, आकार का पता चलने लगेगा। तो इस तरह से आप खेल कर सकते हैं। थोड़ा बच्चा अगर बड़ा हुआ तो जो भी सब्जियां आपके घर में आती है तो बच्चे को बोलिए कि भाई इसको आप जो सेब है, सेब की तरफ एक साथ रखें, जो भी सब्जी है, फल है, जो भी आप लेके आए हैं, एक आकार, एक रंग का एक तरफ रखिए, एक अलग अलग उसको करिए। तो फिर बच्चा वो उसको करने का प्रयास करेगा। तो उससे क्या है, उसको उसके रंगों का पता चलेगा, उसके आकार का पता चलेगा। जैसे बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है तो उसके घर की जो
सामान है उसको सुव्यवस्थित करने के लिए आप बता सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, बच्चे को अगर तह लगाने नहीं आता कपड़े को, तो उनके माता पिता ने ऐसा कुछ बना के दे दिया है, तो बच्चा उस पे रख के फटाफट इसको खेल की तरह वो खेल भी रहा है, और इसी खेल खेल में उसके अंदर संस्कार भी पढ़ते हुए चले जा रहे। तो ये देखिए बच्चा किस तरह से कर रहा है। ये बच्चा अपना खेल जो खिलौना है यहाँ वहाँ फैले हुए हैं, तब उसको अब इसका खेल खत्म हो गया, अब इसके पढ़ने का समय हो गया, तो अपने खेलने का जो सामान है उसको सुव्यवस्थित लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। और बच्चों को उपकरण दीजिए जिससे वो, जैसे कि अगर सफाई करनी तो बच्चे का खुद का ये होना चाहिए साफ करने वाला की। देखिए स्टूल दिया उनकी मम्मी ने, क्योंकि अलमारी थोड़ी ऊंची है, तो इस तरह उनका सहयोग कर सकते हैं कि बच्चा उस काम को करे। तो इस तरह से छोटी सी एक्टिविटीज के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो ये भी आपने सुव्यवस्था देखा, तो आदर्श दिनचर्या के माध्यम से हम कैसे पूरा का पूरा दिनचर्या सुव्यवस्थित कर सकते हैं। और छोटी छोटी चीजें हैं, घर की चीजें हैं, जो उसको हम लोग सुव्यवस्थित करने के लिए उनका सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं अपनी कुछ कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज के द्वारा। और हम देखते हैं स्वच्छता। स्वच्छता जो है वो सज्जनता की पहली निशानी है। तो बच्चे को कैसे है, जब अब छोटा सा बच्चा है, जन्म लिया बच्चा है, तो उसको कैसे स्वच्छता आप सिखा सकते हैं। तो शिशु के शरीर जो है, सबसे पहली बात, जब बच्चे का जन्म होता है छोटा, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनको देखने आते हैं, उन अ, बच्चे को देखने आते हैं। तो क्या है कि पहले से जो बच्चे जो आ रहे हैं व्यक्ति देखने के लिए, उनके साबुन से हाथ हाथ मुंह धुला के, फिर उसके बाद जूते को बाहर निकलवा के ही आप कमरे में उसको प्रवेश दे सकते हैं, क्योंकि स्वच्छता बहुत जरूरी है इस समय। और बच्चे को रोगी व्यक्ति से दूर रखें, हवा ताजी हो, स्वच्छ हो, बहुत ठंडी ना हो, बहुत गर्म ना हो, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन हो कमरे में। इसके अलावा बच्चे का जो शारीरिक स्वच्छता है, और जो बच्चे की वस्तु है, जैसे उसका कपड़ा हो गया, तौलिया हो गया, ये सबको स्वच्छ रखे और तेज धूप में उसको सुखाए। और इस तरह से स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं। चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह बच्चे की नाक को साफ किया जाता है, मुंह को साफ किया जा रहा है, आंखों को साफ किया जा रहा है, कान को साफ किया जा रहा है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो ये छोटे से बच्चों को कैसे स्वच्छ रखना, ये अभी आपने देखा है। तो 1 साल से 5 साल के बच्चों में स्वच्छता की आदत कैसे डालें। तो कभी कभी क्या होता है कि छोटे से बच्चे होते हैं, जैसे कि जन्म लिए हैं, फिर कहीं हम लोग घूमने चले गए, तो फिर वहीं पर नाली में शौच करवाने लगते हैं माँ बाप। तो इससे क्या है कि बच्चे के कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से वो सोचता है, भी बच्चा छोटा है, उनको कुछ पता ही नहीं है, पर बच्चे को हर चीज पता, उसको उसके ऊपर वो संस्कार पड़ जाते हैं। इसीलिए कभी भी कहीं पे भी नाली में या ऐसी जगह पे नहीं करवाना चाहिए। कभी भी आप टॉयलेट में करवाइए बच्चे को, शौच करवाना है। तो ये क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं जो माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा छोटा, उसको क्या ही पता चल रहा है। तो इस तरह से गलत फहमी अपने दिमाग से निकालें। अब बच्चा थोड़ा, अब 1 साल से 5 साल के बच्चे में स्वच्छता की आदत कैसे डालेंगे। तो जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे खाने के बाद जूठा उठाने का प्रोत्साहन कीजिए, देखो कहाँ कहाँ जूठा गिरा है आपके आसपास, और इधर उधर थूकने की हानियां बताइए। और जो छिलका फेंकते हैं, या जो टॉफी खा के जो कवर है, उसको डस्टबिन में डालने के लिए बोलिए, कूड़ेदान में फेंकने के लिए बोलिए। अपने बाल खुद झाड़ने का प्रयास करें, उसको कंघी दे दीजिए, खुद अपने बाल झाड़ने का प्रयास करेगा। जो भी वो करेगा, उसके बाद उसको सुव्यवस्थित भले ही आप कर दीजिए, पर उसको प्रयास करने दीजिए। और नहाना भोजन से पहले और बाद में, हाथ धोना, तौलियों से हाथ पोंछना, और खाने के बाद कुल्ला करना, सुबह और रात में ब्रश करना, मल मूत्र त्यागने के बाद साबुन से हाथ धोने, छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं वो बच्चे को खुद करने देना चाहिए। उसको खुद हाथ में देना चाहिए कि आप करिए। आप देखते रहिए कि बच्चा ठीक से कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं। अब इसमें क्या आता है कि बच्चे को आपने हाथ धोने के लिए दे दिया, ब्रश करने के लिए दे दिया, तो बच्चे को पता ही नहीं चलता कि कितनी देर हमें हाथ धोना है, कितनी देर ब्रश करना है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, या तो आप खुद उस कार्य क्रिया को करिए, जैसे बच्चा हाथ धो रहा है तो आप भी हाथ धोइए शौच के आने के बाद। तो उसको बताइए बच्चे को, देखिए ऐसे ऐसे हाथ धोना है, तो बच्चा, और इतनी देर तक हाथ धोना है, तो बच्चा या तो आपको देखेगा, या टाइमर लगा दीजिए कि जब ये टाइमर, जब इसमें अलार्म बज गया, तो समझ लो आपको स्टॉप हो जाना है। तो उसी वक्त मतलब आपकी
हाथ की सफाई हो गई। या आप उनके साथ गेम खेल सकते हैं, जैसे मैंने स्टॉप बोला, फिर आप स्टॉप हो जाइएगा उस काम को करने के लिए। जैसे कि बाल झाड़ना है, नहाना है, भोजन से पहले या बाद में हाथ धोना, जिसमें मैंने भी आपको बताया, कुल्ला करना है, सुबह या शाम को ब्रश करना है, तो कितनी देर तक ब्रश करना है, कैसे ब्रश करना है, ये बच्चे को नहीं मालूम है। तो इससे क्या है कि बच्चे के अंदर जो है वो सद्गुणों का विकास होने लगता है, उसके अंदर धैर्य की जो गुण है वो आने लगते हैं, और धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास आने लगता है, क्योंकि बच्चा खुद से उस कार्य को कर रहा है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें जो है बचपन से ही बच्चे को करवाना चाहिए। देखिए कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से आप बच्चे को बता सकते हैं। देखिए किस तरह से एक्टिविटीज के माध्यम से बताए कि हाथ में देखिए कीटाणु होते हैं, और ये नल के पानी से किस तरह से देखिए निकल गए। तो ये चीज आप घर पे भी बना सकते हैं। ये बता रही है कि कैसे आप घर पे बना के बच्चे को हम ये बता सकते हैं। दूसरा वीडियो देखिए किस तरह से ब्रश से कीड़े, दांतों के कीड़े खत्म हो सकते हैं। तो अभी कैसे आप सिखाएंगे, तो इस तरह से ये इसमें बनाना सिखाया है। बच्चे को कैसे नाखून काटना है, तो एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चे को करवा सकते हैं। देखिए छोटा सा बच्चा है, कितना खुश हो रहा है, उसके पिताजी उसके नाखून काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी ने उसको बचपन से ही आदत डाला है, तो इसलिए वो रो नहीं रहा है। वो बड़ा खुश होता है कि उसके नाखून को काट रहे हैं, उसके हाथ को साफ कर रहे हैं पिताजी। तो इस तरह से आप उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं। अब अगला जो आ गया है, जो अगला पंचशील का जो नियम है वो है श्रमशीलता। श्रमशीलता जो है सारे शील जो है उसका आधार आप कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब तक मेहनती नहीं है, श्रमशील नहीं है, तब तक क्या है, उसको उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए जो क्या है, श्रम ही प्रत्यक्ष देवता है। यानी कि आप श्रम करेंगे और आपको तुरंत ही वो लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो श्रमशील बने, स्वावलंबी बने। आत्मविश्वास के गुणों का संवर्धन जो है वो स्वावलंबन के माध्यम से होता है। तो जो व्यक्ति श्रमशील होता है उसके अंदर स्वावलंबन का जो गुण है वो विकसित होता हुआ चला जाता है। तो ये है। तो अब बच्चे को श्रमशील कैसे बनाए, तो ये देखिए अब लोगों के मन में आएगा कि छोटा सा बच्चा अभी जिसका जन्म हुआ है 15 दिन का, ये तो इसके अंदर कैसे श्रमशीलता का हम गुणों का बीजारोपण कर सकते हैं। तो ये देखिए ये एक बहुत ही बड़ा फुटबॉल प्लेयर है। तो इनके पिताजी ने जब ये 15 ही दिन का था, तो इनके पिताजी ने पहला किक इनसे करवाया। तो ये छोटा सा बच्चा है, ये बता भला क्या सीख गया। देखिए 1 साल में ये बच्चा, 2 साल में देखिए कितनी तेजी से, तीसरा साल है, चौथे साल में पूरा का पूरा कंट्रोल, 5वें साल, और ये छठे साल में देखिए 7वें साल तक, तो ये पूरा एक्सपर्ट हो गया। तो ये क्या है, कब से शुरू किया? 15 दिन की उम्र से। जब वो 15 दिन का था तब से उन्होंने ये शुरू किया। तो क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो जिनका जन्म हुआ है, तो उनके अंदर कैसे श्रमशीलता का जो गुण है उसका बीजारोपण कर सकते हैं। तो देखिए छोटे छोटे फ्लैश कार्ड के माध्यम से आप उनके सामने रखिए, तो अपना सर उठाने का प्रयास करेगा, उसको देखने का प्रयास करेगा, और थोड़ा इधर उधर हिलेगा डुलेगा। तो यही से श्रमशीलता का विकास हो जाता है। तो फ्लैश कार्ड्स मिलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो कलर को नहीं पहचान पाता है। वो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट ही कलर उसके वो देख पाता है। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु है, सिर्फ उसको ब्लैक और व्हाइट में ही दिखती है। तो इस तरह से मार्केट में फ्लैश कार्ड्स मिलते हैं। तो इस तरह से आप उसके माध्यम से या जो भी आपके घर में खिलौने हैं उसको आप ऊपर लटका दीजिए। थोड़ा सा बड़ा हुआ है बच्चा, 3 महीने का बच्चा है ये, तो किस तरह से अपना हाथ पैर हिला रहा है, इस चीज को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। और इसके साथ साथ बच्चे के अंदर क्या है कि जिस कलर का है, जिस आकार का है, उसका भी ज्ञान की वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। इस तरह से आप उसके अंदर श्रमशीलता का जो डाल सकते हैं बचपन से ही। थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, अब ये 3 माह से 1 साल का है, चलने का प्रयास किया, तो उसको एक आधार दीजिए ताकि उसको पकड़ के वो चल सके। तो इस तरह से बचपन से ही, फिर उसके बाद खेल के माध्यम से बच्चे को सिखाइए। अब खेल के माध्यम से बच्चे को जो है प्रशिक्षण देना चाहिए। मनोरंजन के साथ साथ बौद्धिक विकास भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब थोड़े दिन बाद क्या है कि बच्चा अब स्कूल जाने लगेगा, 2 ढाई साल
2.5 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जाने लगेगा, तो स्कूल जाने से पहले पहले ही उसकी वो मनोभूमि तैयार कर दीजिए, ताकि बच्चा स्कूल जाने से कतराए ना, उसके अंदर आत्मविश्वास रहे कि मुझे सब कुछ आता है, मेरे माता पिता ने सिखाया। तो इसलिए जो भी खेल आप खिलाइए, वो मनोरंजन के साथ साथ उसका बौद्धिक विकास भी करता हो। पढ़ाई भी खेल के माध्यम से ही आप उसको सिखा सकते हैं। और जिज्ञासा परक जो 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 रोजमर्रा की चीजें हैं, उसको बच्चे को बताइए कि क्या होता है, दूध कहाँ से आता है, ये पानी क्या चीज है, ये सब्जी कहाँ से आती है, और ये चिड़िया क्या है, ये सूरज क्या है, ये चांद क्या है। ये सारे के सारे क्या है कि फिर बच्चा क्या है पूछेगा, उसके अंदर जिज्ञासा आएगा। जब आप उसको ये सब चीज बताएंगे तो उसके अंदर जिज्ञासा जागेगी, तो उसको जिज्ञासु बनाइए। जितना बच्चा जिज्ञासु बनेगा, उतना ही उसके बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती हुई चली जाएगी। और खेलों के माध्यम से उसके अंदर के जो पराक्रम है, उसको भी उभारने का आपको प्रयास करना है। जैसे दौड़ना है, तैरना है, कुश्ती करना, क्रिकेट खेलना, जूडो, लाठी, कबड्डी, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब छोटे बच्चों को आपको करवाना है। देखिए किस तरह से ये जो है, ये खेल के माध्यम से वो बता रही है कि हमारे शरीर कैसा काम करता है, क्या क्या है। तो एक जानकारी, मोटी मोटी जानकारी आप बच्चे को दे सकते हैं इस तरह से खेल के माध्यम से। और जो भी बच्चा करता है तो उसको खुद करने दीजिए, आप उसको करने का आप ना करके वो बच्चे को दीजिए। जैसे कि आप फोटो देख सकते हैं बच्चों की, जो समस्या है उसको खुद सुलझाने में, उसको सुलझाने दीजिए। आप सिर्फ उसका सहयोग प्रदान कीजिए, ना कि उनके कार्य को स्वयं कीजिए। जिस तरह से ये लेस उनकी माँ बच्चे की बांध के दे रही, तो ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। बच्चे को खुद लेस बांधने को दीजिए, ताकि बच्चा प्रयास करे कि ये लेस कैसे बनती है, माँ इतना अच्छा लेस कैसे बांधती है, और मुझसे ये लेस क्यों नहीं बन रही है। तो इस तरह से क्या है कि बच्चे के अंदर जो संघर्ष करने की शक्ति है, और फिर उसके बाद संघर्ष करने के बाद जब वो चीज में कामयाब होता है, तो जो आत्मविश्वास उसके अंदर आता है, वो जो आत्मविश्वास का जो सद्गुण उसके अंदर विकसित होता है, छोटे छोटे कार्य, ये बच्चे के लिए काम नहीं है, बच्चे के लिए खेल है। जैसे ये पैंट, माँ उसको पैंट पहना रही है, तो ये चीज गलत है, बच्चे को खुद प्रयास करना चाहिए, उसको खुद दीजिए कि आप पहनो। और अगर वो नहीं कर पाता है तो उसका थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए, पर बच्चे को खुद उसको करने के लिए देना है। अभी बच्चा देखिए, छोटा सा बच्चा है, घर बना रहा है बालू से, तो उसकी माँ क्या है कि उसकी घर बनाने में मदद कर रही, तो आप बच्चे का क्या है सहयोग दीजिए, ना कि बच्चे का काम कर दीजिए। और जो माता पिता जो बच्चे का पूरा जो भी मांग करता है, या हर काम उसका कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा आलसी बनता हुआ चला जाता है, और वो क्या है कि हर चीज पे डिपेंडेंट हो जाता है, परावलंबी बनता हुआ चला जाता है। और फिर उसके अंदर जो आत्मविश्वास का जो सद्गुण विकसित होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये चीज का आपको ध्यान देना है कि बच्चा, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आलसी ना बने, तो उसको स्वयं का खुद काम करने के लिए आप उनके अंदर वो डालिए। अब श्रमशीलता से क्या है, रचनात्मक बुद्धि का विकास भी होता है। अब छोटे छोटे काम है, जो घर के काम है, वो आप करवाइए। जैसे कि देखिए, बच्चा आटा गूंथ रही है, इनके लिए माँ ने अलग से चौका बेलन दे दिया। अभी बच्चा क्या है कि उस रोटी को गोल बनाने का प्रयास कर रहा है, वो देखता है मेरी मम्मी तो फटाफट रोटी गोल बना देती है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, तो वो उस समस्या को देखता है और उसको सुलझाने का प्रयास करता है। तो जैसे ये है, या झाड़ू लगाना है, या बटन को लगाना है, या या नहाने का पानी तैयार करना है, या अगर बच्चे की छुट्टी है उस दिन स्कूल की, तो उसको कुछ छोटे मोटे कपड़े दे दीजिए, वो धोने का प्रयास करें। तो इस तरह से छोटे छोटे काम बच्चे से करवाइए। और जो भी आप सलाह परामर्श है, तो वो बच्चे को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उससे क्या है कि जो बच्चे में खोजने और ढूंढने की बुद्धि का विकास होता हुआ चला जाएगा। और जो भी आपका काम हो, जो भी आपका बिजनेस हो, तो उसमें भी बच्चे को आप सहयोग ले सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। जैसे कृषि का काम है, या गौ सेवा का काम है आपका, यदि या दुकानदारी है कोई चीज, तो उस कौशल के कामों को भी उसमें भी बच्चे को अवश्य लगाएं, और बच्चे को सकारात्मक मार्गदर्शन दें। ये मत करो, ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ,
तो इससे क्या है, ये आदेशात्मक उपदेश देने से क्या है कि जिज्ञासा और रचनात्मक प्रवृत्ति का दमन होता है बच्चे के अंदर। और जो आत्मविश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है और बच्चा जिद्दी स्वभाव का होने लगता है, धीरे धीरे वो विद्रोही भी होने लगता है और माँ बाप का जो सम्मान करना चाहिए वो सम्मान भी नहीं करता है। तो इसीलिए उसको सकारात्मक मार्गदर्शन देना चाहिए। और अगर खतरनाक कामों को करने से रोकने का कारण, अगर कोई चीज वो खतरनाक कर रहा है तो आप क्यों रोक रहे हैं, उसका कारण उसको समझाइए। नहीं करने के स्थान पर क्या करना है वो उसको बताइए। अब जैसे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल नहीं देखने की जगह आप उसको कुछ और काम दे दीजिए। जिस तरह कल आदरणीय दीदी ने आपको बताया कि जो प्रज्ञानंद थे वो बचपन में बहुत मोबाइल देखा करते थे, तो उनकी माता ने देखा कि ये तो बहुत मोबाइल देखते हैं, अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने उनको ध्यान से देखा, तो उन्होंने देखा कि उनकी और भी जगह रुचि है, उनको चेस खेलना बहुत पसंद है। तो उन्होंने क्या किया, धीरे से उनको कोचिंग में लगा दिया। कोचिंग में लगा दिया, दिन भर उसी में व्यस्त रहने लगा वो बच्चा, मोबाइल को भूल गया। तो उसको डांटने डपटने से अच्छा, उसके मोबाइल छीनने से अच्छा और उस ये मत करो कहने से अच्छा, उन्होंने उसका जो है उसका काम को ही, उसको दिशा को ही बदल दिया। तो इस तरह से आपको करना है। और बच्चे को, बच्चा एकदम से वो चीज नहीं कर पाता, धीरे धीरे वो करेगा, धीरे धीरे उसके अभ्यास की आदत बनेगी। तो उसमें उसको आपको वो सहयोग देना है, उसको प्रेरणा देते रहना है। और अगर बच्चा असफल होता है, उसको नहीं कर पाता है, तो कार्य में असफलता होने पर डांटना, मारना और हतोत्साहित नहीं करना है। भयभीत नहीं करना है, सावधान, भयभीत नहीं करें, उसको सावधान करें। काम बिगड़ जाने पर डांटना नहीं है, सम्मान से उसको शिक्षा देना है। तो इस तरह से उसको सहयोग देके आगे बढ़ाना है। और नहीं तो अगर आप डांटेंगे तो उससे वो डर भी जाएगा और फिर उसको आगे वो करने के लिए उसके अंदर जो आत्मविश्वास होना चाहिए वो उसको नहीं जुटा पाएगा। तो इसीलिए हमेशा उसको सहयोग करें, प्रेरणा दें, प्रेम से बोले और दिन प्रतिदिन के समस्त कामों को साधारण ज्ञान बच्चे को धीरे धीरे अवश्य कराते हुए चले जाए। तो ये कुछ है, वर्क इज प्ले टू अ स्मॉल चाइल्ड। जो काम है वो बच्चे के लिए काम नहीं है, वो उसके लिए खेल है। देखिए किस तरह से बच्चा खुश होके कर रहा है, किस तरह से बच्ची बटन लगा रही है, किस तरह से खुश होके बेलन वो कर रही है, और किस तरह से बच्चा देखिए पूरा पूरा संतरे का जब छिलका छिल लेता है तो वो इतना खुश हो जाता है कि उसने पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी जंग जीत ली हुई। देखिए बच्चा कितना खुश हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे के अंदर बढ़ाते हैं। इस तरह से आप खेल खिलवाए जो बच्चे के अंदर श्रमशीलता को बढ़ा सकता है। ये छोटा सा बच्चा है, जापानीज और चाइनीज जो है, बच्चे को 2 ढाई साल में ही सारे के सारे चीजें उनको एकदम से सिखाना प्रारंभ कर देते थे। इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, छोटे छोटे चीजें जो घर पे आप लोग बच्चे से करवा सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये सारी चीजें, बच्चा एकदम एक्टिव बन जाता है, श्रमशील बन जाता है। और बच्चे को जो है मोबाइल से दूर रखिए, क्योंकि लिए मोबाइल से क्या होता है कि एक चित्र आप देख सकते हैं, रचनात्मक बुद्धि का विकास जो है वो खत्म होने लगता है। बाकी जो उसके रेडिएशन से दुष्परिणाम प्रभाव पड़ता है वो तो है ही, पर उसके अंदर जो रचनात्मक शक्ति है वो विकसित नहीं हो पाती। तो इस पूरे चित्र में आप देख सकते हैं कि अगर न्यूटन के पास मोबाइल होता तो आज वो खोज नहीं कर पाता जो उसने खोज करके दुनिया को दे दिया, वो मोबाइल में ही लगा रहता। तो इसलिए बच्चे को प्रकृति से जोड़े ताकि उसके अंदर रचनात्मक बुद्धि का विकास हो। तो इस तरह से आपने देखा कि श्रमशीलता के जो गुण हैं वो जो है वो प्रत्यक्ष देवता है, जो उसी वक्त जो है वो फल देता हुआ नजर आता है। अब दूसरा है उदार सहकारिता। उदार सहकारिता जो है पंचशील का एक महत्वपूर्ण गुण है। और ये वसुदेव कुटुंबकम का बीजारोपण करता हुआ चला जाता है। तो बच्चे को क्या है कि जन्म, अब छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर हम सहकारिता की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं। तो उसको कई हाथों में जाने दीजिए। बच्चे को सबके साथ खेलने खाने दे, निरंतर गोद में रखने से क्या है, बच्चों के स्वावलंबन दब सकता है। खिलौनों से और खिलौनों से साझा करे, दूसरे बच्चों को भी अपने खिलौनों से खेलने दे ताकि अपने पराये का भाव उसके अंदर पनपने ना पाए। तो सहकारिता में क्या है, प्रेम और सहकार से सद्भाव बढ़ते हैं। उपेक्षा और उदासी से क्या है, घनिष्ठता घटती है। तो इसीलिए उसके अंदर प्रेम और सहकार की भावना को विकसित करें। तो ये 3 माह से 1 साल के बच्चे के अंदर जो है वो उसके अंदर कैसे सहकारिता की भावना को विकसित कर सकते हैं।
तो शिशु के साथ खेले, उसे गोद में उठाए, जमीन पर खेलने दे, मधुर संगीत सुनाए। तो छोटे बच्चे को संगीत भी सुना सकते हैं। जैसे देखिए पिताजी इस बच्चे को, अभी इस बेचारे को चलना भी नहीं अभी आता है, तो भी ये संगीत बजा रहे हैं और बच्चा थिरकता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से अब संगीत बजा के भी उसके अंदर वो विकसित कर सकते हैं। और शिशु को जैसे कि श- जैसे शिशु कभी असंयमित हो जाए या चिड़चिड़ करने लगे या रोने धोने लगे, तो आपको धैर्य से काम लेना है। आप धैर्य से काम लेंगे तो बच्चे को लगेगा कि मुझे धैर्यता का जो गुण है उसके अंदर विकसित होगा। तो ये सहकारिता का एक बहुत बड़ा गुण है, सहकारिता के अंदर आता है कि आप धैर्य बच्चे को सिखाइए, असंयमित बच्चे को। और बच्चा वहां पे चिड़चिड़ कर रहा है, गुस्सा हो रहा है, और आप भी उसी में चिल्लाने लगे, गुस्सा होने लगे, तो बच्चे के अंदर जो शांत और जो धैर्य के गुण है वो विकसित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर उनको विकसित करवाना है ये गुण, तो आपको बड़े धैर्य से काम लेना पड़ेगा और उचित व्यवहार करना पड़ेगा, ताकि बच्चा शांत महसूस करे। और जितना बच्चा शांत महसूस करेगा उतना ही वो आत्म नियंत्रण उसके अंदर विकसित होता हुआ चला जाएगा, और उतना ही उचित व्यवहार करेगा और उसको उतना ही उसमें प्रोत्साहन मिलता हुआ चला जाएगा। और अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो रहा है, 1 से 5 साल के बच्चे के अंदर अगर सहकारिता की भावना को विकसित करनी है, तो उसको जो बच्चे अधिक उसको क्या है, उसको जो है वो अन्य बच्चों के साथ खेलने दें। और जो बच्चे अधिक दुलारे होते हैं या उनका जो है सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है, उसमें बेईमानी और हृदयहीनता के जो ये दुर्गुण हैं ये विकसित हो सकते हैं। तो इसीलिए ये ऐसा ना हो। तो इसलिए बच्चे को जितना उसको दुलार देना चाहिए उतना दुलार दीजिए, जितना अनुशासन देना होना चाहिए उतना अनुशासन दीजिए। जिसे कहते हैं ना, जो गिटार का तार है, ज्यादा कस दो तो भी वो टूटने का डर है, और ज्यादा ढीला कर दो तो गिटार बजेगा ही नहीं। तो उतना ही कसे जितना कि एक मधुर ध्वनि निकल सके उस तरह से। तो मोह की गोद में न्याय और नौकर की गोद में स्नेह नहीं मिल सकते हैं। तो इन दो चीज से बच्चे को अलग रखिए। छोटी उम्र से ही बच्चे में कोमल भावनाओं का विकास करना तथा सबके हित का ध्यान रखने की वृत्ति पैदा करना माता पिता का कर्तव्य है। तो इस तरह से है माता पिता का कर्तव्य। और जो बच्चे हैं जिनमें बांटने की आदत नहीं, देने की आदत नहीं है, कोई भी चीज आप मांगे तो देता नहीं, तो उन बच्चों से बंटवारे का काम करवाइए। तो अब वो सबको बांटेगा तो उससे क्या है कि उसके अंदर न्याय के गुणों का विकास हुआ। कैसे? किसी को मिला कि नहीं मिला, किसी को ज्यादा तो मिल गया नहीं, किसी को कम तो नहीं मिल गया, सबको सही तरीके से मिला। तो ये सब चीज जो वो सोचेगा तो उसके अंदर जो न्याय की बुद्धि है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, और जो स्वार्थ उस बच्चे के अंदर है वो कम होता हुआ चला जाएगा। और इसके अलावा उसके अंदर क्या है, और गुण विकसित होंगे। और जो दुर्गुण है, ईर्ष्या पर, उस पर नियंत्रण आएगा, दूसरे की चीजों को वो तोड़ेगा और फोड़ेगा नहीं। और उसकी वो सम्मान करना प्रारंभ करेगा जब आप उसको इस तरह से बांटने का काम देंगे, या अपना जो उसका खिलौना है वो दूसरे बच्चे को खेलने के लिए देगा, अपना खुद अपने मर्जी से उसको प्रोत्साहित कीजिए कि आप बच्चे को दूसरे के साथ अपने खिलौनों को साझा कीजिए। तो उससे क्या है कि दूसरे के बच्चे के खिलौनों को देख के उसके अंदर ईर्ष्या नहीं आएगी, और उसके ऊपर नियंत्रण करने का जो वो सीखेगा। और उसके अलावा कटु व्यवहार, भिन्नता में समन्वय, भूलना और क्षमा करना, कर्तव्य याद रखना, ये सारी चीजें उसके अंदर विकसित होती हुई चली जाएगी छोटी छोटी एक्टिविटीज के माध्यम से। और इससे क्या है कि बच्चा सबसे तालमेल बिठाना प्रारंभ करेगा, और जो झगड़ना, लड़ाई करना और अपशब्द बोलना, इस पे भी वो धीरे धीरे नियंत्रित होना सीखेगा, जब हम बच्चे को सब बच्चों के साथ खेलने देंगे, शेयरिंग करने देंगे, और इसी तरह उसके अंदर केयरिंग की भावना बढ़ती हुई चली जाएगी। तो इस तरह से दूसरों के प्रति सम्मान उसके अंदर आता हुआ चला जाएगा। और ये आदत से क्या है कि इसके अलावा, इन आदतों के अलावा जो टूटे खिलौने हैं उसको जोड़ना, बिगड़े हुओं को सुधारना, ये भी उनको सिखाइए। इससे भी क्या है कि उसके अंदर ये सारे के सारे गुण
विकसित होते हैं। देखिए छोटा सा बच्चा है जो बॉटल की ढक्कन है, स्ट्रॉ है, उससे कितना अच्छा उसने ये खेल बना लिया है। तो इस तरह से भी चीजों का सदुपयोग करना उसके अंदर ये आ जाएगा। सिर्फ चीजों का कदर करना उसके उसको उसके अंदर वो गुण विकसित होने लगेंगे, और लोगों का सम्मान करना, लोगों के समानों का सम्मान करना, ये भी उसको आने लगेगा। ये हमने देखा उदार सहकारिता। अब हम शिष्टाचार की ओर बढ़ते हैं। शिष्टाचार एक दूसरे का सम्मान करना, वाणी में मधुरता और व्यवहार में शालीनता। तो इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज है जो बच्चे को करवाना चाहिए। अब क्या क्या है वो, वरिष्ठ वंदना है, देव वंदन है, यज्ञ आचरण है, कथा श्रवण है, स्वाध्याय है, सामूहिक प्रार्थना, आरती, सहगान, साप्ताहिक गोष्ठी। ये जब आप खुद करेंगे तो बच्चा खुद करता चला जाएगा। अब छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर आप शिष्टाचार का क्या गुण डाल सकते हैं जो अभी बच्चे का जन्म हुआ है। तो सबसे अच्छा है, जो वैज्ञानिक कहते हैं कि जब आप छोटे बच्चे के संपर्क में आते हैं या उसको दूध पिलाते हैं तो अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ रखिए, और हंस हंस के बात करिए, हंस हंस के उसको कहानियां सुनाइए, एक या गीत सुनाइए, कोई अच्छी सी गीत लगा दीजिए। और ऐसे ऐसी वाणी बोलिए जिसमें आपकी मधुरता और शालीनता छलक रही हो। और सकारात्मक बोलिए। जैसे बच्चे जो है जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो तोतला के बोलते हैं, तो कई घर में क्या होता है कि वो क्या होता है कि एक हंसने का जरिया बन जाता है बच्चे की, अरे देखो ये कैसे बोल रहा है तुतला तुतला के। और बड़े भी उन्हीं के साथ तोतला के बोलना शुरू करते हैं। तो इससे क्या है, बच्चे की मानसिकता में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो बच्चा तोतला के बोल रहा है तो सही शब्द क्या है वो दोहराइए। तो फिर बच्चे को ये आभास होगा कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। और बच्चे को टोकिए मत, जैसा बच्चे तोतला के बोल रहा है तो आप सही शब्द को दोहराते जाइए। जितनी बार बच्चा तोतला के बोले उतनी बार आप उस शब्द को, सही शब्द को दोहराइए। तो धीरे 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 बच्चे को उसका ज्ञान होने लगेगा। और सादगी, सादगी जो है, आपका जो पोशाक है वो सादा हो। इसका भी प्रभाव जो है बच्चे के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। जो लोग फैशन बनाकर अपने आप को गुड्डी गुड्डियों जैसा सजाते हैं वे मानसिक दृष्टि से ओछे ही कहलाते हैं। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा वैसा ना बने, तो आप भी सादगी का सादगी सादगी के गुण को अपनाइए। सादगी ही सज्जनता की पोशाक है। शालीनता की प्रधान चिन्ह सादगी ही माना गया है। कीमती कपड़े तथा अनावश्यक सजधज आदर्श नागरिक के निर्माण में रुकावट है। उच्चता अहंकार हीनता की भावना पैदा करता है। तो ये जब बच्चा छोटा है गोद में, तब से इसका ध्यान आपको रखना है। अभी देखिए कुछ वैज्ञानिकों ने शोध किया है, बच्चे माँ माँ देखिए इसका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, हंस हंस के बोल रही है, उसके हाव भाव देखिए, और बच्चे के साथ वो वार्तालाप कर रही है, तो बच्चा भी उसके हाव भाव को देख के खुश हो रहा है। वहीं दूसरे वैज्ञानिकों ने कहा कि आप जरा शांत रहिए, गंभीर रहिए, बच्चे की तरफ देखिए भी मत। तो बच्चा देखिए किस तरह से वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी माँ उसकी तरफ देख नहीं रही है, बोल नहीं रही है। और वो फिर रोन फिर धीरे 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 फिर वो रोने रोने की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये क्या है, बच्चे के मानसिकता पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है कि अगर बच्चे का उपहास किया जाए, बच्चे की ओर ध्यान नहीं दिया जाए, अपने कामों में कई माताएं व्यस्त रहती हैं, बच्चा वहीं पर रोता रहता है, कोई ध्यान ही नहीं देती हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि बच्चे के जो विकास क्रम है उसके ऊपर बहुत बड़ी बाधा है। तो अब जब बच्चा और बड़ा हो जाता है, 1 से 5 वर्ष का हो जाता है, तो छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं बच्चों से करवाइए। जैसे पैसे का सदुपयोग करना है तो उसको एक गुल्लक को दे दीजिए, तो वो उसमें और कुछ पैसे उसको हर महीने देते रहिए और वो उस गुल्लक में डालेगा। अब उसको बताइए कि ये जो पैसा है वो किस तरह से खर्च करना है। कुछ अपने ऊपर करना है, कुछ परिवार के लिए निकालना है, और कुछ समाज के लिए निकालना है। तो कैसे कैसे आप निकालेंगे, तो फिर उसको, हाँ, आप पूरा का पूरा उसको चार्ट बनवाइए कि आप अपने ऊपर क्या खर्च करेंगे, कर सकते हैं। पेंसिल खरीद सकते हैं, रबड़ खरीद सकते हैं, जो भी आपको चीजें हैं। अगर आपको कभी टॉफी खाने का मन है तो उसको भी खरीद सकते हैं। पर इतना ध्यान दीजिए कि कुछ आपको अपने घर में के लिए भी निकालना है, और कुछ अपने समाज को अच्छे कार्य के लिए भी निकालना है। जैसे आपके फ्रेंड्स के पास पेंसिल नहीं है, रबड़ नहीं है, वो खरीद नहीं सकता है, तो आप उसको दे सकते हैं। इस तरह से कुछ कुछ आप उसको एक्टिविटीज करवा सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ वंदन, जो बड़ों को प्रणाम करना, ये उसको सिखाइए।
और उससे जबरदस्ती मत करिए। कई माता पिता क्या होते हैं कि जबरदस्ती बोलने लगते हैं कि थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो, नमस्कार करो, तो और डांटने डपटने लगते हैं। तो इससे क्या है, बच्चे के अंदर उस कार्य के प्रति घृणा पैदा होने लगती है, और धीरे धीरे करके बच्चा वो छोड़ने लगता है उस कार्य को करने के लिए, और जिद पकड़ने लगता है। तो इस तरह से उस बच्चे को आपको डांट डपट के नहीं करवाना है, आप खुद करिए, आपको देख के बच्चा करने लगेगा। तो जो जो माता पिता है वो अपने माता पिता को प्रणाम करें, और जो दादा दादी है वो जो उनके माता पिता हैं जो उनकी चित्र लगा होगा उनको प्रणाम करें। तो बच्चा देखेगा, अरे मेरे माता पिता दादा दादी को प्रणाम करते, दादा दादी जो चित्र लगा हुआ है अपने माता पिता को प्रणाम करते, तो बच्चा खुद ब खुद वो प्रणाम करने लगेगा। और उसके अलावा देव बंदन हो गया, सामूहिक प्रार्थना है, ये सब के सब जो है जब आप घर में करेंगे तो बच्चा भी उसको करना प्रारंभ करेगा। यज्ञ आचरण जो यज्ञ या स्वाध्याय आप का क्रम बनाइए, नित्य नियमित अच्छे अच्छे किताबों को पढ़िए, एक साथ बैठिए, कहानियां पढ़िए, साप्ताहिक गोष्ठी, बच्चे से पूछिए कि आज क्या हुआ स्कूल में, क्या क्या हुआ, कौन कौन से दोस्त बने, क्या क्या सीखा, और क्या क्या परेशानी हुई। इस तरह से बच्चे से सवाल पूछना है। एक कम से कम 24 घंटे में बच्चे के साथ शाम के वक्त आप सारी की सारी फैमिली, जब पिताजी भी घर में आ जाते हैं, माता जी भी अपने कार्य से निवृत्त हो जाती, दादा दादी सब लोग बैठ के बच्चे के साथ दिन बिताइए, समय बिताइए, 1 घंटे 1.5 घंटे। उस समय मोबाइल भी बंद होना चाहिए, टीवी भी नहीं चलना चाहिए, सिर्फ बच्चे के साथ खेलिए और उसके हर चीजों को पूछिए। तो बच्चा क्या है कि हर चीज आपको बताना प्रारंभ करेगा। उस तरह से क्या है, आप बच्चे को एक सही दिशा दे सकते हो। और वैसे छोटी छोटी क्रियाएं बच्चों से करवा सकते हैं, उसके अंदर जो यज्ञ की भावना है उसको विकसित करवा सकते हैं। जैसे खाने से पूर्व बलिवेश यज्ञ जो आप करते हैं, तो बच्चे को भी खड़ा करिए, बच्चा देखेगा बलिवेश यज्ञ मेरी मम्मी क्यों करती है और इसका पीछे का क्या प्रयोजन है, आप उसको समझाइए। पशु को, पशु का हिस्सा निकालना है, पक्षी का हिस्सा निकालना है, मछली का हिस्सा निकालना है, या तुलसी को जल देना है, क्योंकि जो हमारा परिवार है वो हम तक सीमित नहीं है। वो ये जो पशु पक्षी हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये भी हमारा परिवार का हिस्सा है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जो है बीजारोपण होना प्रारंभ हो जाएगा। छोटी छोटी कहानियां उसको सुनाइए, सोने से पूर्व उसको कहानियां सुना सकते हैं। और बच्चों को कहानी सुनाने का एक ही उद्देश्य है कि उसके अंदर सद्गुणों का विकास करना और योग्य नागरिक बनाने की दिशा में अग्रसर करना। तो विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु जैसे 3 से 4 साल के बच्चे हैं, तो अलौकिक जिज्ञासा परक मनुष्य की असीम क्षमताओं वाली कहानियां आप उसको सुना सकते हैं। कहानी बहुत सरल होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, सरल वाक्यों में होनी चाहिए, जैसे हम रोजमर्रा के जीवन में जो शब्द का प्रयोग करते हैं वैसे। और उसका निष्कर्ष क्या है वो बच्चे को जरूर सुनाइए। बच्चा छोटा है, गोद में है, दूध पी रहा है, अभी जन्म हुआ है, तब भी उसको कहानी सुनाना है। बच्चा हर चीज सुनता है, हर चीज ग्रहणशीलता उसकी बहुत तीव्र होती है, हर चीज ग्रहण करता है वो। और बच्चे को क्या क्या चीज ना सुनाए, परियों की कहानी नहीं सुनानी है, दानवों की, राक्षसों की कहानी ना सुनाए, क्योंकि बच्चे के अंदर पलायनवादी जो दुर्गुण है वो भी पनप सकते हैं, तो इससे दूर रखिए। तो इस तरह से बच्चों को कहानियां सुनाइए, ताकि कहानी के अनुसार बच्चे के अंदर वो जो महामानव के जो गुण है वो विकसित होते हुए चला जाए, बच्चा वैसा ही सोचने लगे और वैसा ही करने लगे। कहानियों में इतनी ज्यादा शक्ति है। ये देखिए छोटा सा बच्चा है किस तरह तुलसी में पानी डाल रहा है। इस तरह से आप बलिवेश यज्ञ को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कुछ ऐसा सा किट बना दीजिए जो बच्चा खाने से पहले उसको खिला दे, फिर खुद भोजन ग्रहण कर सके। तो इस तरह से किट आ सकती है, घर में भी आप बना सकते हैं ये छोटे से किट। और ये देखिए किस तरह ये छोटा सा बच्चा है, बड़ा बड़े को प्रणाम कर रहा है, ये आरती कर रहा है, और ये देखिए किस तरह से जप कर रहा है। सब छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल से भी, 3 साढ़े 3 साल का बच्चा, ये 2 साल का बच्चा, इस तरह से छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ये काम करवा सकते हैं। अब है, अब पंचशील का जो महत्वपूर्ण एक और गुण है वो है मितव्ययी। मितव्ययी जो है वो हर साधन का सोच समझ कर सदुपयोग करना, परमार्थ कार्य में उसका सुनियोजन करना, मतलब ऊर्जा को बचाओ, सृजन में लगाओ। तो ये जो मितव्ययिता का जो गुण है वो बच्चे के अंदर हम कैसे विकसित कर सकते हैं।
तो इसमें संयम जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंद्रिय संयम हो गया, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम का अभ्यास करवाए। अब छोटा सा जो बच्चा है, अब छोटे से बच्चे को जितने लोग भी गोद में लेते हैं, जो जो व्यक्ति जो जो भोजन कर रहा था उस बच्चे को खिलाते जाते हैं। पता चला बच्चा दिन भर खा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो है चटोरेपन का जो दुर्गुण है वो उसके अंदर आने लगता है। तो घर में चटोरेपन का माहौल बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। भोजन जो है सादा हो, सात्विक हो, और नियत समय पर एक समय निश्चित कर लीजिए और सीमित मात्रा में भोजन को का अभ्यास दीजिए। तो इस तरह से बच्चे के अंदर ये करना है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आप घर में टीवी देख रहे हैं, बच्चे को, बच्चा भी बगल में बैठा है और उसमें पता नहीं कौन कौन से दृश्य चल रहे हैं। तो उसमें ऐसे भी दृश्य चल रहे हैं जो कि बच्चे को नहीं देखना चाहिए, जो हो सकता है कामुकता को भड़का सकते हो। तो आपको ये लग रहा है कि बच्चा छोटा है ना, बच्चे के अंदर वो चीजें वो चीजें बीजारोपण होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये जो इंद्रिय संयम में एक संयम होता है आपका, आपका वो तो उसको भी आपको संयमित करना चाहिए, इंद्रिय संयम के अंतर्गत आता है। और हर दिनचर्या को आप निर्धारित कीजिए, समय संयम, अर्थ संयम। जैसे अभी आपको बना बताया है कि उसको गुल्लक दीजिए, उसको बताइए किस तरह से खर्च करना चाहिए। तो इस तरह से आप करवा सकते हैं। जेब खर्च आप दे रहे हैं तो राशि थोड़ी थोड़ी दीजिए। बच्चा जब भी पैसा मांगे तो हर टाइम उसे पैसा ही नहीं देना है, वो मनमाने ढंग से पैसा खर्च उसको करने नहीं दीजिए। इससे क्या है, बच्चों की इच्छाओं की की विकृति होती है। और परिवार में जब आप बजट बनाते हैं तो उसको बच्चे की भी सलाह लीजिए। विशेषकर जो बच्चे के उपयोगी चीजें हैं, वो उसको बताए कि जो है खाने पीने में या जो भी है, सोने में, उठने में, बैठने में कौन सा समय उस वो पढ़ाई करना चाहेगा, कौन से समय में उसको भोजन करना है, कौन से समय में वो खेलने जाएगा, और क्या उसको खाना पसंद है, क्या नहीं खाना पसंद है। और वो सब उससे पूछिए। अगर वो कुछ ऐसा चीज बताता है जो कि उसको नहीं करना चाहिए, तो आप उसको प्यार से समझाइए। देखिए आप ये टॉफी मांग रहे, टॉफी तो आपको मिलेगी, पर इससे भी ज्यादा जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है फ्रूट्स है। तो ये फ्रूट्स आप खाएंगे तो आपको ये मिलेगा। और आपका तो उसका जो भी जो भी गुण है उसको बताते हुए चली जाए। तो इस तरह से जो बजट आप बनाते हैं, तो बच्चे को जरूर उसमें सम्मिलित कीजिए। और जब बच्चा खुद उसको बनाता है तो फिर बच्चे को लगता है ये मैंने बताया था, मैंने बनाया था। तो फिर वो उसके ऊपर चलने का प्रयास करता है। और ऐसा भी ना हो कि आप बच्चा को पैसा मांग रहा है तो बिल्कुल कंजूस हो गए आप, उसको दे ही नहीं रहे। तो उससे क्या होता है, दूसरे बच्चों से पैसे मांगने की आदत उसमें पड़ जाती है, हीनता की भावना विकसित होने लगती है, चोरी की आदत पड़ती है। और फिर ये क्या है कि चोरी की आदत पड़ती है, या तो फिर वो कंजूस बन जाता है। तो इस तरह से सारे दुर्गुण उसके अंदर पनपने लगते हैं। तो इसलिए अति सख्ती भी नहीं बरतनी चाहिए बच्चे के अंदर। हर चीज का एक नियम होना चाहिए। लेन देन का व्यवहारिक ज्ञान उसे सिखाइए। कोई भी मार्केट में आप जा रहे हैं, तो आप अगर टमाटर ले रहे हैं तो बच्चे को भी कहें, तो बच्चे को भी प्रोत्साहित कीजिए, आप देखिए टमाटर कौन कौन से अच्छे हैं, डालिए। तो इस तरह से बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है लेने में। और अनुपयोगी वस्तु से उपयोगी वस्तु बनाने का भी प्रोत्साहन उन्हें दीजिए, ताकि अगर उनकी कोई चीज फट गई हो, या कोई चीज वो है पुरानी हो गई, तो फिर उसको उसका सदुपयोग कर सके, पुरानी चीज का वो कोई चीज बना सके। या कोई चीज फट गई है तो उसको सिल के फिर से यूज कर सके। तो ये जो भावना उसके अंदर विकसित होगी, ये छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से। और अगर किसी का जन्मदिन है, उनके फ्रेंड्स का जन्मदिन है, तो पता चला जाके मार्केट से ग्रीटिंग खरीद के लाए, तो उसके बजाय आप अपने हाथ से ग्रीटिंग बना के अपने फ्रेंड्स को दीजिए। तो और इस तरह से ये मितव्ययी का जो गुण है उसके अंदर विकसित कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि पंचशील के माध्यम से कैसे छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से आप बच्चे के अंदर सद्गुणों का बीजारोपण कर सकते हैं। और अब तीसरा जो कड़ी है, समाज की कड़ी है। सामाजिकता का जो विकास है वो पर्व त्योहार से होता है, जैसे मैंने कहा है। जो भी पर्व त्योहार आता है उसके गुणों को बताइए, उसके जो दिशा दे रहे हैं, उस दिशा को बच्चे को से अवगत करवाइए। और जैसे ये पर्व त्योहार है, महापुरुषों की जयंती है, ये सामाजिक एकता
का ज्ञान देता है। लोग एक साथ आते हैं इसमें, सब लोग, और कई बच्चे इकट्ठे होते हैं, प्रेम और भाईचारा को बढ़ावा देता है। इसमें सांस्कृतिक संरक्षण भी है। त्योहार हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को और मूल्यों को जीवित रखने और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी प्रेरणा देता है। उसके अलावा धार्मिक महत्व भी इसमें जुड़े रहते हैं। कई त्योहार धार्मिक मान्यताओं, देवी देवताओं के गुणों को धारण, जो भी देवी देवताओं की, जैसे गायत्री जयंती है, तो गायत्री माता हमें क्या सिखाती है, हंस हमें क्या सिखाता है, कमल हमें क्या सिखाता है, ये बच्चे को इस माध्यम से बताइए कि गायत्री जयंती क्यों मनाई जाती है। तो बच्चे उसको, जब भी वो त्योहार आएगा, वो पर्व आएगा, तो बच्चे उसको धारण, उस गुणों को धारण करने का प्रयास करता है। महाशिवरात्रि आया है, तो महाशिवरात्रि जो शिव जी की नंदी हमें क्या सिखाता है, शिव जी का त्रिशूल हमें क्या सिखाता है। जब भी हम शिव जी के दर्शन करें, तो किन गुणों का हम धारण करें, जो जिसको धारण करके हम शिव जी की तरह बन सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप धार्मिक महत्व, जो भी धर्म जो भी वो आते हैं, वो आप उनको बता सकते हैं। इसमें मनोवैज्ञानिक लाभ भी मिलते हैं। त्योहारों का उत्सव लोगों के जीवन में खुशी और उत्साह लाता है, तनाव कम करता है और सकारात्मकता को बढ़ाता है, और नैतिक और सामाजिक मूल्य को भी बढ़ाता है। ये नैतिक और सामाजिक मूल्य जैसे दान है, प्रेम है, सेवा की भावना की इसके अंदर बढ़ती हुई चली जाती है। अब जैसे होली का पर्व आ गया, होली के पर्व में क्या है, दुर्गुण जो गंदगी होती है उसको जलाते हैं। उसमें प्रहलाद की कहानी सुना दीजिए और उसको बच्चे को बताइए कि आपके अंदर क्या दुर्गुण है, तो उसको एक पर्ची में लिखेगा, और किसी को नहीं बताना है आपके अंदर क्या दुर्गुण। उस पर्ची को उस अग्नि में डाल दीजिए, होली के अग्नि में डाल देंगे, तो आपका वो दुर्गुण खत्म हो जाएगा, और फिर आप अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो फिर बच्चा क्या करेगा, वो सोचेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, उसको वो सोचने की प्रेरणा मिलेगी। नहीं तो लोगों को ये मालूम ही नहीं कि आपके आपके हमारे अंदर जो दुर्गुण है वो देखना भी होता है। तो ये बचपन से ही बच्चे के अंदर इस पर्व त्योहार के माध्यम से वो पता चलेगा कि हाँ, हमारे अंदर भी दुर्गुण है, उसको भी देखना, उसको देखना है, उसको हटाने का प्रयास करना है। तो उस पर्ची पे लिख के एक एक्टिविटीज आप करवा सकते हैं, वो होली का में डालेगा। तो इस तरह से दीपावली है, इस तरह से कई पर्व त्योहार आता है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, महापुरुषों की जयंती आती है। तो पुरुषों की कहानी सुनाइए, और वो क्या हमें प्रेरणा देते हैं, और उस तरह से उनको बताते हुए चले जाएंगे। अब हम लोग अपने अंतिम इसकी ओर चलते हैं कि अभिभावक के लिए हेतु एक विशेष महत्वपूर्ण बिंदु है कुछ जो अभिभावक के माध्यम से होना है। स्वयं एक रोल मॉडल बने। बच्चे देखकर सीखते हैं, और बच्चे देखकर सीखते हैं, सुनकर नहीं। अपनी आदतों में सुधार लाए, उदाहरण बने। सुबह जैसे, जो आप सुबह जल्दी उठिए, और प्रार्थना करते हैं जो आप, और उपासना करते हैं, और आपका जो भोजन है वो सात्विक रखिए, सादा जीवन जीजिए। और इस तरह से जो आप जो भी क्रम करते हैं सुबह से शाम तक, वो बच्चा देखेगा और वैसा ही करेगा। ये वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि माँ बाप कह नहीं रहे हैं कुछ करने के लिए, खुद ही कर रहा है। तो स्वयं एक रोल मॉडल बनना है अभिभावक को। दूसरा, जो दिनचर्या है वो नियमित रखिए, और स्थिर दिनचर्या निश्चित समय पे, जिससे आदत बनती है, बच्चे की आदत बनती हुई चली जाती है। तो जो आदर्श दिनचर्या की स्थापना कीजिए। आदर्श दिनचर्या क्या होना चाहिए, वो चीज हमने आपको बताया है दिनचर्या चार्ट के माध्यम से। और सकारात्मक अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। बच्चा अगर गलती करता है बार बार, वो नहीं कर पाता है, वो बार बार भूल जाता है कोई चीज करने के लिए, और वो करने का प्रयास कर रहा है, तो जब भी वो करता है, वो सफल होता है, तो उसकी प्रशंसा कीजिए। अच्छी आदतें के लिए बच्चे की प्रशंसा करें, शाबाश कहकर प्रोत्साहित करें। इनाम दे, छोटे लक्ष्यों के लिए छोटे छोटे इनाम, जैसे स्टिकर चार्ट हो गया, पसंदीदा खेल का समय हो गया, इस तरह से इनाम दे सकते हैं। प्रोत्साहन पर ध्यान दीजिए, डांटने के बजाय प्रोत्साहन पर ध्यान दीजिए। यह 70% अधिक प्रभावी होता है। तो इस तरह से। और चौथा क्या है, माँ बाप के, माता पिता को क्या करना है, और व्यवहारिक सुझाव है ये कुछ कि जो बच्चे के अंदर अच्छी आदतों का बीजारोपण करना है, तो छोटे छोटे आदतों के छोटे छोटे चरणों में उसको बांट दीजिए। खेल खेल में उसको
उस आदत को सिखाइए। जैसे ब्रश कर रहा है, दांत का ब्रश खेल खेल में उसको सिखाइए, टाइमर लगा दीजिए, तो टाइमर बजेगा तो बच्चा रोक देगा। तो इस तरह से आप खेल खेल में सिखा सकते हैं। और धैर्य रखिए, जो भी बच्चा कर रहा है धैर्य रखिए, लगातार प्रयास करते हुए चले जाइए। धीरे धीरे उसका परिणाम आएगा, और उसको उम्मीद बनाए रखिए कि इसका परिणाम एक ना एक दिन जरूर आएगा, जो भी हम बच्चे के साथ करवा रहे हैं। और शुरुआत की उम्र में कम से कम जो दिनचर्या बच्चे के अंदर जो पड़ती है, कम से कम 1 साल लग जाता है उसको नींव डालने में। और सामान्य चुनौतियों और जो चुनौतियां हैं उसका समाधान है, उसको ये है प्रतिरोध। बच्चों का सुझाव ले और अपने कामों में शामिल करें। इससे उनका प्रतिरोध कम होता है। जो भी बच्चा अगर प्रतिरोध कर रहा है तो आप उसके सुझाव लीजिए, इसको कैसे करना चाहिए आप ही बताइए, तो बच्चा खुद बताएगा। और फिर अब अपने हिसाब से भी उसको दिशा दे सकते हैं। तो याद दिलाने वाले विजुअल एड्स या प्रयोग, जैसे बच्चा बार बार भूल जाता है, तो आप ऐसे इस तरीके का चार्ट आप बना सकते हैं कि रात को सोते समय आपको क्या करना है, हाथ धोना है, ब्रश करना है, तो विदेश, और पानी पीना है, और घर के कपड़े पहनना है, और इस तरह से स्वाध्याय करना है। तो इस तरह से आप चार्ट बना के इसमें लटका सकते हैं, तो बच्चे को याद रहेगा, हाँ हाँ ये मेरा घर सोने के वक्त ये चार्ट बना हुआ है, मैंने किया कि नहीं। तो ये एक तरीके का खेल भी हो जाता है। तो फिर इससे क्या है कि बच्चा भूलेगा नहीं। और जो पुरानी आदतें हैं बच्चे की, बार बार वो कोई चीज कर रहा है अपने संस्कार वश, तो धीरे धीरे उसको समय लगेगा उसको भुलाने में। तो आप धैर्य रखिए, और वो धीरे धीरे ठीक होता हुआ चला जाएगा। और उसका स्क्रीन टाइम जो है उसको घटाइए, कम से कम आधे घंटे तक ही उसको मोबाइल देखने देना है। तो ये उसका प्रतिदिन का टाइम निश्चित कीजिए। आउटडोर गेम ज्यादा उसको प्रोत्साहित कीजिए आउटडोर गेम के लिए। तो मुख्य कुछ बातें हैं जो पूरा भी आप लोगों ने सुना कि बच्चों के अंदर अच्छी बातों को कैसे आप डाल सकते हैं, अच्छे संस्कार को कैसे डाल सकते हैं। तो कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखना है। एक तो सुव्यवस्थित दिनचर्या के माध्यम से एक सकारात्मक वातावरण बनाइए, बच्चों के विकास के लिए एक प्रेरक माहौल बनाइए। पारिवारिक मूल्य जैसे पंचशील हो गया और संस्कारों की परंपरा है, इसका इसको अपने परिवार में लागू करिए। और इसके अलावा निरंतर प्रयास करते रहिए। और अच्छी आदतें विकसित करने में समय लगता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे परिवार का निर्माण करें जहां सभी सदस्य स्वस्थ, खुशहाल और संस्कारवान जीवन जी सके। एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण अच्छी आदतें बच्चे में आत्मबल जगाती है, वे खुश मिजाज और आत्मविश्वासी बनते हैं। इससे उनका व्यक्तित्व निखरता है, एक सफल व्यक्ति बनने में मदद मिलती है, और वो परिवार ही नहीं, समाज और राष्ट्र और पूरे विश्व को आगे बढ़ाने में वो अपना जीवन वो क्या है पूरा का पूरा लगा देते हैं। ऐसे संस्कारित व्यक्ति और ऐसे अच्छी आदतों के धनी जो बच्चे हैं, वो आगे चल के अ, अ, राष्ट्र का नाम करते हैं, और अपने देश को गौरवान्वित करते हैं। इसी साथ अपने वाणी को मैं विराम देना चाहूंगी। ओम शांति शांति शांति।